हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर 3 के बारे में यहाँ डिटेल में डिस्कस करूँगी। इस चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। आइए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पहेली और भुजों के बारे में बताया गया है। तो हम पढ़ते हैं क्या बताया गया है। पहेली और भुजों ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता-पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 में जो है कपड़े की दुकान के बारे में दिखाया गया है। आइए देखते हैं। देखिए ये देखिए चित्र 3.1 में कपड़े की दुकान के बारे में दिखाया है। इतने सारे कपड़े में वो उलझन में पड़ गए। फिर दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर तथा शॉल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा भुजो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और भुजो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट जो है बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न यानी डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी अथवा संश्लिष्ट यानी कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ की पहचान कर सकते हैं? यानी इस चैप्टर में हम लोग यही कपड़ों की विविधता के बारे में पढ़ेंगे कि कपड़ों में देखिए यहाँ पे बताया ना कपड़ों की पहचान कैसे होती है, सूती, ऊनी, रेशमी और संश्लिष्ट यानी कृत्रिम। आइए हम आगे पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है वस्त्रों में विविधता। इसमें क्रियाकलाप दिया हुआ है तो हम पढ़ते हैं क्रियाकलाप। अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट की लेबल लगाने का प्रयास कीजिए। क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आपने क्या देखा? चित्र 3.2 में देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है कपड़े की कतरन का विविधित दृश्य। ये जो कपड़े का एक टुकड़ा है ये आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्रियाकलाप दिया हुआ है सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर आपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए। फिर चित्र 3.3 में हम देखेंगे यदि कोई ढीला धागा दिखाई न दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? देखिए यहाँ एक कपड़ा दिया हुआ है, उसका एक धागा छोर से निकाल के उसे अलग अलग कर रहा है। तो देखिए कितने धागे निकल रहे हैं। तो यही कहा है कि अनेक धागों को जब एक साथ व्यवस्थित किया जाता है तो कपड़े यानी वस्त्र का निर्माण होता है। तो आगे पढ़ते हैं कि तागे बनते किससे हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है तंतु। तो इसमें भी क्रियाकलाप दिया हुआ है तीसरा, किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को
इसकी लंबाई के अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? और चित्र 5 में देखेंगे हम लोग, देखते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है चित्र 3.4 में तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। एक धागा लिया है, फिर उसे अपने नाखूनों से खरोचा जा रहा है। फिर इस चित्र में दिया गया है तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है। देखिए ये जो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक तागा में देखिए जो पतली लड़ियां हैं वो विखंडित हो गई हैं। आगे हम पढ़ते हैं, सुई में तागे को पिरोने या कह सकते हैं डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसे ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। ऐसे होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिसे हम तंतु कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तागे की ये दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां हैं जो ये अधिक पतली लड़ियों से जब मिलकर बनी होती हैं, इसे ही तंतु कहते हैं। उसके आगे पढ़ते हैं, वस्त्र तागों या फिर बोल सकते धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? हम देखते हैं तंतु कहाँ से आते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती हो गया, जूट हो गया, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। यानी जो ये कपड़े होते हैं, ये जिन चीज़ों से बनते हैं उसका जो स्रोत है वो तंतु पादप भी है और जंतु भी है। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ये हमारा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया है। आगे हम पढ़ते हैं, रुई तथा जूट को हम लोग पटसन भी बोलते हैं, पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ये जो जूट और रुई है ये हमारे प्राकृतिक तंतु के कुछ उदाहरण हैं जो हमें पादप से प्राप्त होते हैं। आगे पढ़ते हैं, ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ से अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता था। इसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। यानी जो 1000 वर्ष पहले था उसमें केवल प्राकृतिक तंतु का ही प्रयोग किया जाता था, और पिछले जो 100 वर्ष है तब से ये रासायनिक पदार्थों को जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं है उससे ही तंतुओं का निर्माण जो होता है उसे संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी कृत्रिम, जो मनुष्यों द्वारा निर्मित है। आगे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं जो मनुष्यों द्वारा बनते हैं। ये अभी कुछ 100 वर्षों से ही प्रारंभ हुआ, नहीं तो हजारों वर्षों पहले से केवल प्राकृतिक से पाए जाने वाले तंतुओं का प्रयोग होता था। आगे हम पढ़ते हैं कुछ पादप तंतु के बारे में। पादप तंतु में जैसे हमने 2 उदाहरण देखा था, एक रुई देखा था, एक पटसन यानी जूट देखा था। तो पहले रुई के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। आप ने देखा होगा आपके घर में जो गद्दे हैं, रजाइयाँ हैं और तकियाँ हैं उसमें रुइयों का प्रयोग होता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं कपास तंतु से बनी होती है। कपास यानी रुई। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होता है। यानी जो रुई होता है ये खेतों में उगाए जाते हैं
और साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं। ये जो रुई का जो पौधा है ये उस जगह पे उगाए जाते हैं जहाँ उसकी जलवायु उष्ण हो और इसकी जो मृदा यानी मिट्टी जो होती है वो काली होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल, कपास गोलक, मतलब कपास पादप के जो फल होते हैं उसे कपास गोलक कहते हैं। लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं। तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिलौने यानी जिसे हम कह सकते हैं कपास बीज को देखा जाता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों यानी रोवों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। चित्र 3.6 में हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये कपास पादप के खेत हैं। देखिए ये वाइट वाइट जो आपको दिख रहा है ये रुई है। वही कहा है कि इसके जो रोवे होते हैं खेत के कपास में, ये एकदम श्वेत की तरह लगते हैं जैसे हिम ने ढक लिया है। जैसे हिम का जो बर्फ होता है उसने इस जगह को पूरा ढक लिया है। अब आगे पढ़ते हैं। साधारणतः इन कपास बॉलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास में से बीजों को कतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। ये जो कपास के बाल होते हैं उन्हें हस्त चयन यानी हाथों के माध्यम से अलग किया जाता है और इसी प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। यहाँ आप पढ़िए आगे। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। चित्र 3.7 में आप देख सकते हो। देखिए यहाँ कपास ओटना, ये जो आदमी है देखिए ये हाथों के माध्यम से ब्रश से कपास को ओट रहा है। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि हाथों के माध्यम से करने पर बहुत ही ज़्यादा अधिक समय लगता था, इसलिए अब मशीनों का अधिकतर प्रयोग किया जाता है और कुछ कुछ जगहों पर हाथों का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। पटसन, पटसन तंतु को पटसन पादप, चित्र आप 3.8 में देख सकते हैं कि तनों से प्राप्त किया जाता है। ये आप देखिए, ये 3.8 चित्र में पटसन पादप दिया हुआ है। ये पादप है यानी पौधा है जिससे हम जूट प्राप्त करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। इसकी जो खेती केवल वर्षा ऋतु में ही की जाती है ताकि इसका जो उत्पाद होता है वो अच्छा हो, और ये केवल पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में भारत में किया जाता है। समानता पटसन पादप यानी फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो तंतुओं को तागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, यानी इसको कैसे हम लोग तंतुओं को तागों में बदल सकते हैं जिसके माध्यम से हम वस्त्रों को बनाते हैं। आगे देखिए, यहाँ चित्र 3.9 में रुई से तागा बनाना दिखाया गया है। अब अगला पॉइंट है सूती तागे की कताई। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे क्रियाकलाप 4 में दिया हुआ है, एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए। इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए तथा रेसों को लगातार ऐंठते भी रहिए। आपने चित्र 3.9 में देख सकते हैं ये। क्या आप तागा बना सके? आगे हम पढ़ते हैं। रेसों से तागा बनाने की प्रक्रिया को हम कताई कहते हैं। जब हम जो रेसे होते हैं उन्हें जब खींचकर जब उससे तागा बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेसों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेसे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है।
कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। चित्र 3.10 में आप देख सकते हैं, देखिए चित्र 3.10 में तकली का एक चित्र दिया हुआ है। इसके माध्यम से आप कताई कर सकते हैं। हाथ से प्रचालित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा आपने देखा होगा, जो गांधी जी चलाते थे। गांधी जी तागा उसी से निकालते थे ना। इसे हम चित्र 3.11 में देखेंगे आगे चल के। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों यानी खादी को पहनने तथा ब्रिटिश की मीलों से बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया, जिसे खादी या ग्रामो उद्योग आयोग कहते हैं। और ये देखिए, ये चरखा बना हुआ है, इसे गांधी जी चलाते थे और इसी के माध्यम से तागा निकालते थे, फिर तागों के माध्यम से वस्त्र बनाते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश थे, वो जो कपड़ा आयात करते थे, उससे वो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे, जिससे भारतीयों का जो काम करना था, उनका जो मजदूरी था, वो बहुत कम हो जा रहा था और हम लोग का जो कमाई था वो भी कम हो रहा था। तो गांधी जी ने सभी को प्रोत्साहित किया कि चरखा चला के अपने हाथों के माध्यम से जो तागा आप निकालेंगे, उसी से वस्त्र बनाकर हम पहने, जिसे हम खादी बोलते हैं। इससे हमारा बिक्री भी अच्छा होगा और जो ब्रिटेन है, उनका जो आयाती कपड़ों का जो है, उसको बहिष्कार करने पर उन लोग का कपड़ों का बहिष्कार करने से उन लोग का भी कमाई कम होगा। और इसी के लिए भारत सरकार ने 1965 में एक संगठन का निर्माण किया था, जिसे खादी या ग्रामो उद्योग आयोग कहते हैं। बृहद पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। जब बहुत अधिक पैमाने पर तागे की कताई की जाती है, इसका कार्य तब मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बहुत अधिक समय लगेगा अगर हाथ से हम करेंगे। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं तागे से वस्त्र बनाना। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। अब पहला बुनाई पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2 दिया हुआ है। में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेटों यानी जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम बुनाई कहते हैं। यानी जो तागे हैं, उसके 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करेंगे, मिलाएंगे तो उससे वस्त्र बनेगा। इसी प्रक्रिया को बुनाई कहेंगे। अब आगे हम पढ़ते क्रियाकलाप 5 दिया हुआ है। भिन्न रंगों की 2 कागज की शीट लीजिए। दोनों में से 30 सेंटीमीटर लंबाई तथा 30 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक वर्गाकार शीट काटिए। अब इन दोनों शीटों को आधा मोड़िए। एक शीट पर चित्र 3.12 ए में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए तथा दूसरी शीट पर चित्र 3.12 बी में दिखाए अनुसार रेखाएं खींचिए। दोनों सीटों को खींची गई रेखाओं के अनुदिश काटिए और फिर सीटों के मोड़ों को खोलकर उन्हें फैला लीजिए। एक सीट की पट्टियों को एक एक करके दूसरी सीट के कटावों से चित्र 3.12 सी में दिखाए अनुसार बुनिए। चित्र 3.12 डी में पट्टियों के बुनने के पश्चात का नमूना दिखाया गया है। देखिए, ये ए और बी है, इसमें लाइनें खींची गई हैं। फिर देखिए, ये सी है, इसमें बुनाई की गई है। देखिए ये, और डी है, इसमें पट्टियों के बुनने के पश्चात नमूना बना हुआ है कि जब बुनाई हो जाती है तो कैसा दिखता है। इसी ढंग से तागों के 2 सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है, जैसे चित्र
13 में आप देख सकते हैं। देखिए ये आगे ये 3.3 है, ये हथकरघा है, ये जो है इन्होंने जो हाथ में लिया हुआ है, इसके माध्यम से बुनाई की जाती थी। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। हस्त प्रचालित मतलब जो हाथों के माध्यम से किया जाता है, विद्युत प्रचालित यानी जो मशीन के माध्यम से किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई। क्या कभी आपने यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई यानी निटिंग में किसी एकल तागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। चित्र 3.14 में आप देखेंगे आगे चल के। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी तागे को खींच कर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है? एकल धागा लगातार खिंचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से तथा मशीनों द्वारा भी की जाती है। देखिए यहाँ 3.14 में स्वेटर बुनाई दिया गया है। देखिए ये जो तागा है इसी के माध्यम से जब इन सभी को व्यवस्थित क्रम में बनाते हैं तब इससे एक स्वेटर बनता है। इसलिए कहा गया जब एक मोजे का जब फट जाए कभी, तो अगर उसका हम एक तागा खींचेंगे तो वो लगातार खिंचता चला जाता है। जैसे यहाँ आप देखिए ये एक ही धागे से बना हुआ है स्वेटर, तो जब अगर ये फट जाए और इसका हम धागा खींचेंगे तो ये लगातार खिंचता चला आएगा। आगे पढ़ते हैं। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। आगे अगला पॉइंट है वस्त्र सामग्री का इतिहास। आइए हम पढ़ते हैं वस्त्र सामग्री का इतिहास क्या है, कहाँ से आया है वो। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में जो लोग थे वो वृक्षों की छाल, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जानवरों की जो चर्बी होती थी यानी चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे, मतलब उसके चमड़े के द्वारा। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घासों को बुनकर चटाइयाँ तथा डालियाँ यानी टोकरियाँ बनाना सीखा। जो कृषि समुदाय थे वो जब बसना प्रारंभ किया उन्होंने, तो वो जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं और घास को बुनकर उन्होंने चटाई और डालियों को बनाना सीखा था। तब लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई, इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी जो थे वो रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में उगाई जाती थी। ये जो पहले के लोग थे वो हमेशा नदी के किनारे ही खेती करते थे। ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो उनको जब खेती में पानी की आवश्यकता हो तो वो तुरंत उपलब्ध हो जाए, कमी ना हो। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा कपास की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। मतलब जब पहले कभी सिलाई बुनाई का काम कोई नहीं जानता था, वो जो भी पत्ते छाल जो भी पाते थे उसे लपेट कर अपने शरीर को ढक लेते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता गया, सुई का आविष्कार हुआ। सुई के आविष्कार होने के बाद उन्होंने कपड़े को सिलने का आविष्कार किया और कपड़े सिलने पर कपड़ों की विभिन्नताएं पाई गई। जैसे आजकल जो आप देखते हैं साड़ियाँ, पगड़ियाँ, धोतियाँ, इन सबको बिना सिले भी यूज़ किया जाता है। ये आश्चर्यजनक बात है।
जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। कह रहे हैं जैसे इतने सारे देश हैं, इतने सारे राज्य हैं, सब में खाने की चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में वो और अलग अलग पाई जाती हैं, जिसे हम अत्यधिक विविधता कहते हैं। उसी प्रकार वस्त्र जो है पहनने वाला, उस उन वस्तुओं में भी अलग अलग प्रकार की विविधता पाई जाती हैं। आगे देखते हैं हम कैसे ये वस्त्र किस प्रकार से तैयार होता है। सबसे पहले कपास गोलक को हम ओटते हैं, ओटने से रेशे बनते हैं, और जब रेशा बन जाता है, जब उसकी कताई करेंगे तो उससे धागा बनता है, और धागे के माध्यम से ही हम दो प्रक्रिया होती है जिससे हम वस्त्र बनाते हैं। एक होता है बुनाई, एक होता है बंधाई, और इन्हीं दोनों प्रक्रिया के बाद वस्त्र बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ आगे सारांश दिया हुआ है इस चैप्टर का, जिसे आप सभी पढ़ लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। हमने इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसे हाईलाइट और अंडरलाइन कर दिया था, जिसे आप अपने रिवीजन के टाइम में शीघ्रता से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं इम्पोर्टेंट लाइन को पढ़कर। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।